जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान अपनी जिंदगी के 20 साल एक सीढ़ी चढ़ने में लगा देता है। वो अपनी रातों की नींद खराब करता है, दोस्तों से परिवार से दूर हो जाता है और अपनी पूरी ऊर्जा ना बस उस सीढ़ी के एकदम ऊपरी सिरे तक पहुंचने में झोंक देता है। हाँ, ये बहुत आम बात है आज के दौर में। बिल्कुल। और जब वो आखिरकार हाफता हुआ, बुरी तरह थककर उस शिखर पर पहुंचता है, तो उसे अचानक ये एहसास होता है कि वो सीढ़ी तो गलत दीवार पे टिकी हुई थी। मतलब जिस मंजिल के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो मंजिल असल में उसकी कभी थी ही नहीं। उफ, ये सच में एक बेहद खौफनाक विचार है। मतलब ये एहसास होना कि आपके जीवन के संघर्ष की पूरी बुनियाद ही गलत थी, ये किसी भी इंसान को भीतर तक हिला सकता है। एकदम सही कहा आपने। और दुर्भाग्य से देखिए, आज के समय में बहुत से लोग अनजाने में इसी गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर बस ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का जो मुख्य विषय है ना, वो इसी खतरनाक भ्रम को तोड़ना है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई रिसर्च पेपर नहीं है या किसी बड़े सीईओ की बायोग्राफी भी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक बेहद भावुक, दार्शनिक और बहुत ही व्यक्तिगत ऑडियो बुक की स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है प्रिय बेटे, सुख, सत्य और मनुष्य होने की कला। असल में ये एक पिता द्वारा अपने बेटे को लिखा गया एक खुला पत्र है। अरे वाह, ये माध्यम अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मतलब जब एक पिता अपने बच्चे को पत्र लिखता है ना, तो वो समाज के दिखावे, कॉरपोरेट जगत के मुखौटों और बाकी सभी औपचारिकताओं को एकदम उतार कर रख देता है। बिल्कुल, एकदम दिल से बात होती है। हाँ, वो सीधे उन गहरी सच्चाइयों पर बात करता है जो उसने अपने जीवन के कटु अनुभवों से सीखी हैं, अपनी सफलताओं से और सबसे जरूरी बात, अपनी विफलताओं से सीखी हैं। एकदम सच कहा। और आज हमारा उद्देश्य केवल इस पिता की भावनाओं को पढ़ना या किसी की व्यक्तिगत डायरी का पन्ना पलटना नहीं है। इस चर्चा का मिशन इस पत्र के भीतर छिपे जीवन के गहरे अर्थों को खोजना है। सही बात है। हम भौतिकता और आंतरिक शांति के बीच की उस प्राचीन बहस का एक तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और उस सबसे बड़े सवाल को डिकोड करेंगे कि आखिर सच्चा सुख क्या है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक भावुक पत्र नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन की अंधी दौड़ में फंसे हर इंसान के लिए एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शिका भी है। और पता है इस पत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये है कि ये सीधे उस सवाल पर वार करता है जिसे पूछने से हम सब कतराते हैं। कौन सा सवाल? पत्र की शुरुआत में ही पिता अपने बेटे से पूछता है कि हम दौड़ क्यों रहे हैं। मतलब हम सुबह उठते हैं, काम पर भागते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर सो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का आखिर अंत क्या है? हाँ, वही अंधी दौड़ जिसे हम आम बोलचाल में रैट रेस कहते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमने बहुत ही आसानी से पैसे, बड़ी गाड़ी और एक शानदार घर को ना सफलता का पर्याय मान लिया है। बिल्कुल मान लिया है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स हैं, महंगे ब्रांडेड कपड़े हैं और समाज में हमारी एक खास चमक दमक है, तो बस हम सफल हैं। लेकिन अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। विज्ञान इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहता है। अच्छा, हेडोनिक ट्रेडमिल। हाँ, हमारा दिमाग कुछ इस तरह काम करता है कि हम बाहरी चीजों के जरिए अपनी किसी आंतरिक कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं या नया फोन लेते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का रसायन रिलीज होता है। हाँ, वो जो एक तेज खुशी महसूस होती है ना शॉपिंग करने पर। बिल्कुल वही। हमें अचानक बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन समस्या ये है कि ये डोपामाइन का असर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ ही हफ्तों में वो नई गाड़ी हमारे लिए एक एकदम सामान्य सी चीज बन जाती है। सच में, फिर वो बस एक मशीन रह जाती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एकदम सही। और फिर हमें और डोपामाइन चाहिए। हमारी नजर किसी और बड़ी चीज पर टिक जाती है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। हम असल में गाड़ी के पीछे नहीं, बल्कि उस डोपामाइन स्पाइक के पीछे भाग रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही तरीके से समझाया आपने। और इस भ्रम को स्रोत सामग्री में बहुत ही खूबसूरती से एक मशहूर दार्शनिक उपन्यास सोफी की दुनिया के उदाहरण से समझाया गया है। अच्छा, सोफीज वर्ल्ड। हाँ, उस कहानी में एक बहुत ही अद्भुत उपमा दी गई है। उसमें कहा गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक बड़े जादूगर के टॉप हेड से निकाले गए एक सफेद खरगोश की तरह है। दिलचस्प है, बताइए। जब हम पैदा होते हैं तो हम उस खरगोश के बालों के एकदम ऊपरी सिरे पर होते हैं, जहाँ सब कुछ नया, चमकदार और आश्चर्य से भरा होता है। बच्चों की तरह। हाँ, बच्चों को हर छोटी चीज में जादू दिखता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं,
हम उस खरगोश के घने बालों में नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की आदतों, समाज की मान्यताओं और सुख सुविधाओं के गहरे बालों में छुप जाते हैं। और वहां इतने सहज हो जाते हैं कि हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। सोफी धीरे धीरे ये समझती है कि जिसे वो असली दुनिया मान रही थी, वो दरअसल वो घना भ्रम है। ये सचमुच एक बहुत ही शानदार रूपक है। मतलब सोफी की दुनिया हमें ये दिखाती है कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी जिज्ञासा को ही मार देते हैं। हाँ, सवाल ही नहीं पूछते। बिल्कुल। हम खरगोश के बालों की गहराई में इतना खो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम एक जादू का हिस्सा हैं। समाज ने जो पैमाने तय कर दिए हैं ना कि इतने पैसे कमाओगे तभी खुश रहोगे, हम बिना किसी सवाल के उन्हें सच मान लेते हैं और उस पे आंख बंद करके दौड़ने लगते हैं। एकदम। हम ये देखना बंद कर देते हैं कि ये सब एक सामाजिक संरचना है, कोई प्राकृतिक नियम नहीं है। इसे समझने के लिए मैं अगर आज के जमाने की एक और उपमा दूं, तो ऐसा लगता है जैसे ये जीवन एक स्मार्टफोन गेम बन गया है। स्मार्टफोन गेम कैसे? देखिए, हम सभी उस गेम के खिलाड़ी हैं। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं और हम बिना ये जाने कि इस गेम का अंतिम लक्ष्य क्या है, बस स्क्रीन पर लगातार टैप करके वर्चुअल कॉइन्स इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हाँ, वो स्कोर बढ़ाने की जो होड़ होती है। वही ना, हमारा पूरा ध्यान बस उन सिक्कों का स्कोर बढ़ाने पर है। हम अपने आसपास के खिलाड़ियों से अपनी तुलना कर रहे हैं कि किसके पास ज्यादा सिक्के हैं, लेकिन हमें ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि जब गेम ओवर होगा तो क्या उन वर्चुअल सिक्कों का असल दुनिया में कोई मोल बचेगा भी या नहीं। वो स्मार्टफोन गेम की उपमा वास्तव में एक बहुत गहरी और मैं कहूँगा थोड़ी डरावनी सच्चाई को उजागर करती है। क्योंकि जरा सोचिए, वो गेम इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि खिलाड़ी उसमें उलझा रहे। बिल्कुल, डेवलपर्स का तो काम ही यही है। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक चालों का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई स्क्रीन से नजरें ना हटा सके। और अगर आप ध्यान दें तो हमारा आज का उपभोक्तावादी समाज भी ठीक इसी तरह डिजाइन किया गया है। सही कहा। विज्ञापन हो गए, सोशल मीडिया, बड़े बड़े ब्रांड्स, ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि इंसान कभी भी इस दौर से बाहर निकलने के बारे में सोचे ही ना। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठाना चाहूंगी। मतलब आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी दौर में महत्वाकांक्षा भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। अगर हम इस अंधी दौड़ के डर से सब कुछ छोड़ दें, कोई लक्ष्य ही ना रखें, तो समाज या विज्ञान कैसे आगे बढ़ेगा। आज जो हमारे पास इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं या ये जो बेहतरीन तकनीक है, वो किसी ना किसी की महत्वाकांक्षा का ही तो परिणाम है। क्या महत्वाकांक्षा को पूरी तरह से नकार देना सही समाधान है? अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि पिता अपने पत्र में महत्वाकांक्षा के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा है। अच्छा, तो वो किस चीज के खिलाफ है? देखिए, ये स्रोत सामग्री विकास या आगे बढ़ने के विरोधी नहीं है। चेतावनी महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस स्थिति के खिलाफ है जहां महत्वाकांक्षा एक बीमारी बन जाती है। हाँ, बीमारी बन जाती है मतलब महत्वाकांक्षा तब खतरनाक होती है जब वो किसी की पहचान बन जाती है। जब इंसान ये सोचने लगता है कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मुझे वो प्रमोशन मिलेगा, या मेरी अहमियत इस बात से है कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है, तब वो महत्वाकांक्षा एक मनोवैज्ञानिक जाल बन जाती है। अच्छा, मतलब जब हम अपनी वैल्यू को उस लक्ष्य से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। आप काम कर सकते हैं, बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब सफलता आपके आत्मसम्मान को परिभाषित करने लगे तो समझ लीजिए कि आप उस अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं। यानी मुद्दा दौड़ने का नहीं, बल्कि आंखें खोलकर दौड़ने का है। ये जानना जरूरी है कि फिनिश लाइन कहाँ है, और सबसे अहम बात कि इंसान वो दौड़ भाग क्यों रहा है। बिल्कुल सही। और जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि बाहरी दुनिया की ये चमक दमक, ये अंधी दौड़ अंततः एक भ्रम साबित होती है, तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि फिर स्थिरता कहाँ है। सही बात है। अगर बाहर सब कुछ बदल रहा है और अस्थायी है तो सच्चाई कहाँ है? और यहीं पर यह स्रोत सामग्री हमें समाधान की ओर ले जाती है, यानी प्राचीन भारतीय दर्शन की ओर। जिक्र किया गया है विशेष रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली महावाक्य का, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। तत्वमसि सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है। वो कैसे? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिस शक्ति, जिस आनंद और जिस पूर्णता को इंसान बाहरी दुनिया में, ब्रांड्स में या दूसरों की तालियों और स्वीकृति में खोज रहा है, वो दरअसल उसके अपने भीतर ही मौजूद है। मतलब सब कुछ अंदर ही है? हाँ, इसे आधुनिक मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक आत्मनिर्भरता कहा जा सकता है। जब कोई ये समझ लेता है कि वो अपने आप में पूर्ण है, तो बाहरी दुनिया की चीजों से डरा या ललचा नहीं सकती। यहाँ बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि उपनिषदों के इस विचार के तुरंत बाद स्रोत सामग्री,
भगवत गीता के उस सबसे प्रसिद्ध श्लोक की गहराई में जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जी। अब देखिए, बचपन से हमने सुना है, लेकिन आज की इस भागदौड़ में जहां हर चीज रिजल्ट से नापी जाती है, वहां ये सिद्धांत कैसे काम करता है? इस सिद्धांत के पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है ना, वो सच में अद्भुत है। जब गीता कहती है कि फल की चिंता मत करो, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके कर्मों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा या आपको परिणाम की परवाह ही नहीं करनी है। अब फिर क्या मतलब है इसका? इसका संबंध असल में हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से है। आधुनिक मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट? हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। होता क्या है ना, जब हमारा ध्यान भविष्य के परिणाम पर होता है, जैसे कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा या क्या लोग मेरी आलोचना करेंगे, तो हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। जो डर से जुड़ा होता है। बिल्कुल, ये डर और चिंता को नियंत्रित करता है। ये डर हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को एक तरह से खा जाता है और हम वर्तमान के काम पर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाते। इसे ना एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कोई छात्र किसी बड़ी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कोई कर्मचारी किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर वो व्यक्ति लगातार अपने दिमाग में यही कैलकुलेट करता रहेगा कि अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, या अगर मेरे अच्छे ग्रेड नहीं आए तो समाज क्या कहेगा, हाँ। तो वो इतना तनाव पैदा कर लेगा कि वो उस प्रोजेक्ट या उस विषय की मूल बातें ही भूल जाएगा। एकदम सही। वो उस काम को करने की जो वास्तविक प्रक्रिया है उसका आनंद ही खो देगा। यही इसका मुख्य बिंदु है। मतलब परिणाम से खुद को अलग करने का मतलब काम से भागना नहीं है, बल्कि ये अपने काम में 100% उत्कृष्टता लाने का सबसे अचूक तरीका है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत अलग है। हाँ, जब आप भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका पूरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि तार्किक सोच और रचनात्मकता का केंद्र है, वो वर्तमान के काम पर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है। आप उस फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। समझ रही हूँ। गीता का ये दर्शन हमें निष्क्रिय होना नहीं सिखाता, ये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना सिखाता है, लेकिन उस प्रयास को परिणाम के डर से एकदम मुक्त रखकर। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि उपनिषदों और गीता के इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम आज के इस आधुनिक और पूरी तरह से उपभोक्तावादी समाज में कैसे लागू करें, जहां हर तरफ होर्डिंग्स, विज्ञापन है जो हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि खुश रहने के लिए हमें क्या नया खरीदना चाहिए। ये चुनौती तो है। और यहीं पर ये पत्र बहुत ही चतुराई से ओशो के आधुनिक दृष्टिकोण को सामने लाता है। हाँ, ओशो का दर्शन ना इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक इंसान की भाषा में बहुत अच्छे से अनुवादित करता है। स्रोत सामग्री में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिया गया है कि मनुष्य वस्तुओं में नहीं, अनुभवों में जीता है। और उसी से जुड़ा हुआ अंग्रेजी का एक बहुत ही मारक उद्धरण पत्र में शामिल किया गया है, बी अ विटनेस नॉट अ कलेक्टर। यानी साक्षी बनो, संग्रहकर्ता नहीं। ये एक ऐसा विचार है जो सीधा दिमाग पर चोट करता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये जो संग्रहकर्ता होने की पूरी मानसिकता है ना, ये डर और असुरक्षा से पैदा होती है। डर से कैसे? हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज पर कब्जा नहीं करेंगे, उसे अपनी तिजोरी में बंद नहीं करेंगे, तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। हम सिर्फ भौतिक चीजें ही नहीं, बल्कि रिश्तों को, पदों को और यहाँ तक कि लोगों की राय को भी कलेक्ट करना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन साक्षी होने का अर्थ है ये समझना कि जीवन एक नदी की तरह है। हाँ। आप नदी के किनारे बैठकर उसके बहाव को देख सकते हैं, उसकी ठंडक महसूस कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप उस पानी को बाल्टी में भरकर अपने घर के कमरे में रख लेंगे तो वो नदी नहीं बचेगी, वो सिर्फ ठहरा हुआ पानी रह जाएगा। इस संग्रह करने की मानसिकता का एक बहुत ही सटीक और आधुनिक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। बताइए। सोचिए कि लोग किसी बेहतरीन म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं या फिर पहाड़ों की किसी बेहद खूबसूरत चोटी पर पहुंचते हैं जहां सूर्यास्त हो रहा है। हाँ, आजकल तो हर जगह यही दिखता है। अब उस पल को अपनी आंखों से देखने, ठंडी हवा को महसूस करने और उस अद्भुत संगीत में पूरी तरह से खो जाने के बजाय ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल, वो तुरंत अपनी जेब से स्मार्टफोन निकालते हैं और पूरी चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। वो उस पल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में सोशल मीडिया पर दुनिया को दिखा सकें कि वो वहां थे। और इस चक्कर में वो उस पल को असल में जीने का मौका ही हमेशा के लिए गवा देते हैं। ये आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब जब आप उस अनुभव को अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं ना, तो आप साक्षी नहीं रह जाते,
आप सिर्फ एक मशीन के ऑपरेटर बन जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। कलेक्टर बनने का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ होता है। जो चीजें आप इकट्ठा करते हैं वो अंततः आपको ही अपना गुलाम बना लेती हैं। उनकी देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, आपको उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, उन्हें दूसरों को दिखाना पड़ता है। ओशो यही समझा रहे हैं कि जीवन के अनुभवों से होकर गुजरें, उनका आनंद लें, लेकिन उन पर कब्जा करने की जिद ना पालें, क्योंकि जो व्यक्ति केवल जीवन को देखता और महसूस करता है वो बिना किसी बोझ के एकदम स्वतंत्र होकर चलता है। तो इस सब का अर्थ क्या है? इन तमाम भारी भरकम दार्शनिक बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या व्यावहारिक उपयोग है? पत्र के अगले हिस्से में पिता बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके से सुख के सूत्र बताता है। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी शॉपिंग मॉल के शेल्फ से खरीद लाएं। ये एक मानसिक अवस्था है। और ये अवस्था तब प्राप्त होती है जब इंसान के भीतर और बाहर एक सामंजस्य हो। स्रोत सामग्री बताती है कि सच्चा सुख वो है जब रात को सोते समय आपका मन शांत हो। हाँ, वो सुकून वाली नींद। बिल्कुल। जब आपको अपने द्वारा दिन भर किए गए कर्मों पर गर्व हो और जब आप किसी की निस्वार्थ मदद करके उसके चेहरे पर आई मुस्कान का कारण बन सकें। और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए ना पत्र में जीवन के 5 बहुत ही सरल सूत्र दिए गए हैं। कौन से? पहला है सादगी। जीवन में जितनी कम अनावश्यक चीजें होंगी मन उतना ही हल्का रहेगा। दूसरा है स्वयं को जानना। भीड़ के पीछे भागने से पहले खुद से ये पूछना कि मैं असल में कौन हूँ। बहुत जरूरी है। तीसरा है समय का सम्मान, क्योंकि समय ही वो इकलौती चीज है जिसे हम दोबारा नहीं खरीद सकते। चौथा है अच्छे कर्म। और 5वां सूत्र जिसने मुझे सच में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाना। ये संतुलन वाला बिंदु इस पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि अक्सर हम आध्यात्मिकता या आंतरिक शांति का मतलब ये समझ लेते हैं कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए। और यहीं पर मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी, या कहूं कि इस विचार को चुनौती देना चाहूंगी। जरूर, बताइए। ये सुनने में एक कहानी की तरह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए जमीनी हकीकत की बात करते हैं। आज के इस 2400 घंटे काम करने वाले हाइपर कनेक्टेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां एक बॉस रात के 11 बजे प्रोजेक्ट की मांग करता है, या जहां महंगाई दर हर दिन बढ़ रही है, प्रैक्टिकल समस्याएं। हाँ, वहां कोई व्यक्ति सिर्फ ये कहकर कि मैं अपने भीतर झांक रहा हूं, अपने काम की डेडलाइन को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ना और भीतर से एक शांत योगी बने रहना, ये दोनों एक साथ संभव है? क्या ये संतुलन सिर्फ एक किताबी मिथक नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब और बहुत व्यवहारिक सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री में दी गई राजा की कहानी इस सवाल का बहुत ही गहरा और सटीक उत्तर देती है। अच्छा, क्या कहानी है? कहानी में एक राजा है जिसके पास दुनिया भर का धन है, अपार शक्ति है और हर तरह का वैभव है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी, बेचैन और एकदम खाली है। वो शांति की तलाश में एक संत के पास जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संत उसे ये नहीं कहते कि अपना राजपाट छोड़ दो और जंगल में जाकर गुफा में बैठ जाओ। तो क्या कहते हैं? संत उसे सिर्फ इतना कहते हैं, अपने भीतर देखो। अच्छा, और फिर वर्षों के ध्यान के बाद उस राजा को ये समझ आता है कि सुख बाहर की चीजों या राज्य के विस्तार में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। बिल्कुल। और यहीं पर आपके उस सवाल का जवाब छुपाएं। देखिए, संतुलन का अर्थ अपने बाहरी कर्तव्यों से भागना नहीं है। संतुलन का अर्थ है आंतरिक अनासक्ति, इंटरनल डिटैचमेंट। हाँ, जब आप रात के 11 बजे अपना कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट कर रहे हों तो आप उसे पूरी मेहनत से करें, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट के तनाव को अपनी पहचान ना बनने दें। ये बात है। अगर बॉस गुस्सा करता है तो आप ये समझें कि ये एक पेशेवर स्थिति है, ये आपके अस्तित्व या आपके मूल्य को कम नहीं करती। राजा का राजा बने रहना भौतिकता है, लेकिन भीतर से ये जानना कि ये सब सत्ता और वैभव अस्थायी है, ये आध्यात्मिकता है। मतलब हम सब कुछ करें पर उसमें फंसे नहीं। एकदम सही। आप बड़ी गाड़ियां चलाएं, खूब पैसा कमाएं, लेकिन याद रखें कि ये सब केवल जीवन को आसान बनाने के साधन हैं। ये जीवन का अंतिम साध्य नहीं है। कल को अगर वो पद या पैसा न रहे तो भी आपके मन की मूल शांति भंग नहीं होनी चाहिए। यही असली और व्यवहारिक संतुलन है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बाहर से आप एक राजा
या एक सफल पेशेवर की तरह अपना पूरा किरदार निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से आप पूरी तरह से मुक्त हैं। बिल्कुल। अब हम इस लंबी और बहुत ही गहरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। पूरी चर्चा के सभी धागों को समेटते हुए पिता का अंतिम संदेश बहुत ही भावुक लेकिन स्पष्ट है। हाँ, वो अपने बेटे को याद दिलाता है कि इंसान इस दुनिया में सिर्फ सफल होने की मशीन बनने नहीं आया है, बल्कि वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए आया है। आपकी पहचान कभी भी इस बात से नहीं होती कि आपके पास क्या है, बल्कि हमेशा इस बात से होती है कि आप क्या हैं। आपकी करुणा, आपका धैर्य, आपकी ईमानदारी, मुश्किल वक्त में दूसरों के साथ खड़े रहने की आपकी क्षमता, यही आपकी असली और स्थायी संपत्ति है। सही कहा है। और एक पिता के रूप में वो ये खूबसूरत वादा करता है कि जिंदगी के हर निर्णय और हर संघर्ष में वो अपने बेटे के साथ एक साए की तरह खड़ा रहेगा। ये स्रोत सामग्री हमें ये सोचने पर विवश करती है कि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब उसे रोजमर्रा के जीवन में उतारा जाए। उपनिषदों के महावाक्य, गीता के श्लोक और ओशो के विचार सिर्फ लाइब्रेरी में रखी किताबों को सजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आधुनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के सबसे धारदार हथियार हैं। ये सच है। और आज इस पत्र के माध्यम से जो बातें सामने आई हैं, वो किसी एक पिता या एक बेटे तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज के दौर में कुछ खोजने के लिए बस दौड़े जा रहा है। बिल्कुल। गहरा दृष्टिकोण पेश करता है। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, इस पत्र में एक पिता ने भविष्य की चुनौतियों के लिए आगाह किया है। लेकिन क्या हो अगर आज डाक में एक ऐसा पत्र आए जो किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हमारे ही भविष्य के स्वरूप ने हमें लिखा हो। फ्यूचर सेल्फ से एक पत्र। हाँ, एक ऐसा पत्र जो आज से 20 साल बाद के भविष्य से आया हो, जो हमें ये बताए कि हम अपना आज का कीमती समय किन व्यर्थ की चिंताओं में और किस दिखावे की अंधी दौड़ में बर्बाद कर रहे हैं। जो हमें ये आईना दिखाए कि जिन चीजों के लिए हम आज अपनी नींदें उड़ा रहे हैं, जिन पदों के लिए हम अपनों से लड़ रहे हैं, 20 साल बाद उनका कोई मोल ही नहीं रहेगा। अगर वो भविष्य का स्वरूप हमें हमारी आज की असलियत का आईना दिखाए, तो क्या हम उस पत्र को पूरा पढ़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या हम उसे सच मानने से ही इनकार कर देंगे? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं को तुरंत फिर से जांचने पर मजबूर कर सकता है। बहुत गहरी बात है ये। और शायद यही कारण है कि जीवन का कोई एक गणितीय फॉर्मूला या स्पष्ट मैनुअल नहीं होता। ये जीवन हर इंसान को खुद ही खोजना पड़ता है, इन्हीं चुभने वाले सवालों से जूझते हुए और अपने भ्रमों को तोड़ते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा आत्मनिरीक्षण के कुछ नए दरवाजे जरूर खोलेगी। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और जीवन के इस जटिल मैनुअल को समझदारी के साथ खुद लिखते रहिए।